तो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है भारतीय संविधान। अब सबसे पहले समझते हैं भारतीय संविधान क्या है। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं कि मैं गौरव पिछले 7 सालों से जीएस फैकल्टी के तौर पर काम कर रहा हूं। अलग अलग फील्ड में अलग अलग बच्चे हमारे सिलेक्टेड हैं, जिसमें से अभी तक आप समझेंगे कि भारतीय संविधान क्या है एंड राज्य व्यवस्था क्या है। तो आखिर जरूरत क्यों पड़ी? जैसे कि आप संविधान पढ़ते हैं तो संविधान के लिए आपको अलग अलग सिस्टम में अलग अलग जगह आपको यूज होता है, या आपके दैनिक जीवन में भी संविधान के बारे में एंड राज्य व्यवस्था के बारे में जानना जरूरी होता है। अब आप एग्जाम की दृष्टि से देखें, आप एग्जाम की दृष्टि से देखें तो आपको प्रत्येक एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल से मिल जाते हैं। तो इसलिए ये जीएस के तौर पर 5 से 8 क्वेश्चन के लिए एक बहुत बड़ा क्या है सिलेबस है। तो आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन बड़ा नहीं है, बहुत इजीली भाषा में हम आपको क्या करेंगे, भारतीय संविधान को समझाने की कोशिश करेंगे। आप समझते हैं भारतीय संविधान है क्या चीज, या आप जैसे एग्जाम में पढ़ते हैं, सिलेबस में आप पढ़ते हैं तो जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था क्या है। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की ओर। सबसे पहले समझते हैं संविधान क्या है एंड राज्य व्यवस्था क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि संविधान संविधान उन प्रावधानों का समूह होता है जिनके आधार पर किसी देश का शासन चलता है, संविधान कहलाता है। अब शासन क्या है? शासन का जो वर्ड है ना, शासन किस लिए यूज किया जाता है, शासन होता क्या है? शासन का मतलब है उस देश का सार्वजनिक जीवन का संचालन हम कैसे करें, सार्वजनिक जीवन का संचालन कैसे होगा, संपूर्ण देश का जो संचालन होगा वो कैसे होना चाहिए। तो समझते हैं शासन का मतलब होता है सार्वजनिक जीवन का संचालन। अब सार्वजनिक जीवन का जो संचालन है, संचालन कैसे होना चाहिए कि इसका मतलब है वहां की राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, वहां की आर्थिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, वहां की विधि यानी कि कानून कैसा होना चाहिए, और वहां का प्रशासन कैसा होना चाहिए। यानी कि पूरे देश का एक शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जिन शब्दों का या जिन चीज का हम प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। अब समझते हैं कि जो संविधान है, संविधान 2 प्रकार का होता है। एक होता है मेरे भाई लिखित संविधान, एक होता है अलिखित संविधान। बात करते हैं लिखित संविधान की। जो लिखित संविधान है, जैसे कि आपने देखा होगा सबसे पहले जो लिखित संविधान था यूएसए का संविधान था, और उसके बाद आप देखेंगे कि भारत का संविधान। अब वहीं पर बात करते हैं, जो यूएसए का संविधान था विश्व का प्रथम लिखित संविधान था। उसके बाद समझते हैं भारत का संविधान। जैसे कि आपने देखा होगा भारत का संविधान सबसे विशिष्ट और सबसे बड़ा संविधान है, कि भारत का जो संविधान है सबसे विशिष्ट एंड सबसे बड़ा संविधान है। अब समझते हैं लिखित संविधान। अब मान लेते हैं लिखित संविधान को हम देख सकते हैं, मान लेते हैं हमारे पास ये बुक्स है। अब इस बुक्स में क्या कानून है, क्या आर्टिकल्स हैं, क्या चैप्टर हैं, क्या भाग है, इनके बारे में जो दिखाया गया है ये क्या कहलाता है, लिखित संविधान होता है। अब समझते हैं अलिखित संविधान। अलिखित संविधान जैसे कि आपने देखा होगा ब्रिटेन का संविधान। अलिखित संविधान किसे कहते हैं? अलिखित संविधान का मतलब होता है मेरे भाई कि जो परंपरा के अकॉर्डिंग चलता रहता है वो संविधान क्या कहलाता है, लिखित संविधान कहलाता है। जैसे कि आप सुबह को 4 बजे उठेंगे या 6 बजे उठेंगे तो और रात को आप सोएंगे, तो ये आपके क्या है, परंपरा के अकॉर्डिंग चलता आ रहा है कि सुबह को उठना है और रात को सोना है। तो ये क्या है, आपके पास अलिखित संविधान है। तो जो परंपरा के अकॉर्डिंग चलता रहता है उस संविधान को क्या कहते हैं, अलिखित संविधान कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, या बहुत सारे देश हैं जिनका संविधान क्या है, अलिखित संविधान है। अब समझते हैं आगे, जो संविधान है, संविधान एक शब्द आता है, लैटिन भाषा का शब्द है जिसमें संविधान के बारे में बताया गया है। यानी कि एक शब्द होता है लैटिन, यानी कि लैटिन भाषा के शब्द से क्या है कि संविधान के बारे में दिखाया गया है। अब समझते हैं कि राज्य व्यवस्था क्या है। राज्य व्यवस्था के बारे में समझते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हमारी पीडीएफ में दिख रहा है कि राज्य व्यवस्था का सीधा सीधा मतलब होता है जो चीज, एक मिनट, सॉरी बच्चों, एक मिनट। हाँ, राज्य व्यवस्था का मतलब क्या है? राज्य व्यवस्था का मतलब है एक व्यवहारिक रूप जो हमारे संविधान में लिखा गया है ना, उसको व्यवहार में हम कैसे प्रयोग कर रहे हैं, वही चीज क्या है, आपके पास राज्य व्यवस्था है। जैसे कि आपने देखा है राज्य व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक रूप है। जब संविधान को लागू किया जाता है तो उससे संबंधित व्यवहारिक विषय जैसे संसद के कानून,
न्यायालय के निर्णय, नीति और संस्थाएं क्या कहलाती हैं? राज व्यवस्था कहलाती हैं। जैसे कि आप समझते हैं कि आपने संविधान में आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 के बारे में बताया जाता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, ये आर्टिकल 17 में संविधान में लिखा है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत है। लेकिन अब इसे व्यवहार में प्रयोग कैसे लाएं? कहने का मतलब छुआछूत को कैसे निपटाया जाए, इससे रिलेटेड क्या करेगी संसद या सरकार? कानून बनाएगी। उन कानून को ही हम क्या कहलाएंगे? राज व्यवस्था कहलाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि संसद द्वारा एक अधिनियम लाया गया, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम। ये क्या है? कहने का मतलब संसद ने बनाया ना, इसलिए ये क्या कहलाया? राज व्यवस्था कहलाया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं ये आपका संविधान है। अब संविधान में क्या क्या चीज होता है? जैसे कि आपने देखा होगा, ये पूरा मान लेते हैं संविधान है। इस संविधान में सबसे पहले आप देखेंगे इसको अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसे बोलते हैं भाग। जब आपका संविधान बना था तो उस समय जो भाग थे 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 25 हो गई है। अब उसके बाद समझते हैं कि अब इसको अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर दिया, ये क्या कहलाया? कि भाग कहलाया। अब समझते हैं अध्याय। अध्याय को कहते हैं चैप्टर। जैसे कि आपने बुकों में देखा होगा तो पहले पेज पर क्या लिखा होता है, कौन कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। तो ये क्या कहलाता है? उसके बाद आता है अनुच्छेद। अनुच्छेद का मतलब क्या है? जैसे आपका पहला टॉपिक है, अब पहले टॉपिक में क्या क्या बातें लिखी गई हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल्स कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जिस समय संविधान बना था उस समय 395 अनुच्छेद थे, और धीरे धीरे क्या हुआ? अनुच्छेदों में क्या होने लगा? वृद्धि होने लगी। और वर्तमान में देखा जाए तो आपके लगभग 470 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 470 अनुच्छेद हैं। अब सबसे पहले उसके बाद होता है, जैसे आपको दे दिया आर्टिकल 19। आर्टिकल 19, ये आर्टिकल 19 है। अब कभी कभी आता है आर्टिकल 19 का वन। आर्टिकल 19 का वन को क्या बोलते हैं? क्लोज बोलते हैं, यानी कि हिंदी में देखा जाए तो परंतुक बोलते हैं। तो इसका मतलब समझ रहे हो, आर्टिकल 1 का ए क्या हो गया? क्लोज हो गया। तो अब बात करते हैं उपरंतु क्या है। तो उपरंतु को क्या कह लेंगे? मान लेते हैं आर्टिकल 19 के वन का कोई भाग ए है तो इसे क्या बोलेंगे? सब क्लोज बोलेंगे। तो सीधा सीधा बोला जाए संविधान, संविधान का मतलब भाग का मतलब पार्ट। कितने पार्ट है? 22 भाग थे जिस समय संविधान बना था, और अब वर्तमान में कितने हैं? 25 भाग हैं। अब समझते हैं चैप्टर। चैप्टर के मतलब के बारे में आप जानते हैं। और उसके बाद आता है अनुच्छेद। अनुच्छेद को क्या कहते हैं? आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स जिस समय हमारा संविधान बना था तो उस समय कितने थे? 395 अनुच्छेद थे, और लगभग वर्तमान में कितने हैं? 470 प्लस अनुच्छेद हैं। उसके बाद क्या होता है? क्लोज। उसके बाद परंतु को क्या कहते हैं? क्लोज। उसके बाद होता है सब क्लोज। अब समझते हैं अनुसूची क्या है। अब एक वर्ड आता है अनुसूची। जैसे आपने क्लास में पढ़ा होगा, जैसे आपने कोई बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स के लास्ट में आपने देखा होगा इस टाइप से कुछ शब्दावलियां लिखी होती हैं जो उस पूरे टॉपिक की क्या करती है? व्याख्या करती हैं। तो ये जो व्याख्या करती है ना लास्ट के अंत में, यही क्या कहलाती है? अनुसूची कहलाती हैं। जैसे आपको लिखा हुआ है कि संविधान के अंत में दी गई विषयों की वह सूची जो संविधान के प्रावधान की क्या करती है? व्याख्या करती है कि आर्टिकल क्या है, कैसे होगा। तो जब हमारा संविधान बना था उस समय सिर्फ 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में बढ़कर कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूची हो गई हैं। देखेंगे प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची के बारे में बताया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं। जो भारत है ना, भारत पहले क्या था? एक पूरी तरह से आप देखेंगे भारत की स्थिति, तो भारत क्या इस टाइप से आपने देखा होगा। इसमें क्या अलग अलग राज्य हैं, तो उनके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से होने चाहिए और उनकी क्या क्या सीमाएं होनी चाहिए, उन सीमाओं के बारे में हमारे पास प्रथम अनुसूची बताती है। दूसरा है दूसरी अनुसूची के बारे में आप देखेंगे तो जो वेतन भत्ते और आपके पास पेंशन से रिलेटेड जितने भी नियम्स हैं वो किस में बताया जाता है? अनुसूची 2 में बताया जाता है। तीसरी अनुसूची यानी कि थर्ड अनुसूची को देखा जाए तो शपथ और प्रतिज्ञा, यानी कि आप देखा होगा कि अब अलग अलग जैसे राष्ट्रपति हुआ या राष्ट्रपति हुए या प्रधानमंत्री हुए तो प्रत्येक क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। उनके शपथ से रिलेटेड जो भी बातें हैं तो वो किस में बताया गया है? अनुसूची 3 में बताया है। अनुसूची 4, अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा के सीटों का अवगठन। जैसे आपने देखा होगा प्रत्येक राज्यों में अलग अलग राज्यसभा की क्या होती हैं? सीटें विभाजित होती हैं। उन सीटों के बारे में क्या बताती है? आपके पास अनुसूची 4 बताती है। और अनुसूची 5, अनुसूची 5 में आपने देखा होगा जो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण। जैसे कि आपने देखा होगा 6+1 यानी कि 7 सिस्टर। जो पूर्वी एरिया है तो आप देखेंगे जो ऐसे समझ लेंगे,
अब ये वाला जो क्षेत्र है, अब इसमें क्या है, ये 7 सिस्टर है, इसमें क्या है, कुछ अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति रहती हैं, या आपने देखेंगे कुछ इस वाले एरिया में क्या है, जैसे कि इसमें अनुसूचित जनजाति रहती हैं, तो उनके बारे में जो नियम्स हैं और उनका प्रशासन कौन करेगा और नियंत्रण कौन करेगा, मेरे भाई आ रहा है ना सभी को समझ में। तो उनका प्रशासन कौन करेगा और उनका नियंत्रण कौन करेगा, इसके बारे में आपको दिखाया गया है। उसके बाद आता है छठी अनुसूची। अब छठी अनुसूची में ऐसा नहीं है कि जो 7 सिस्टर है सबके बारे में हो, लेकिन आर्टिकल जो हम आपके पास अनुसूची 6 है ना, वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कब ये जो अनुसूची 6 है ना, कई बार एग्जामों में पूछी जा चुकी है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम के बारे में कौन सी अनुसूची है, तो कौन सी अनुसूची है मेरे भाई, 6 अनुसूची है। अब बात करते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची क्या है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो सूची होती है 3 प्रकार की होती है, देखेंगे सूची जो होती है 3 टाइप की होती है। एक होती है संघ की, एक होती है मेरे भाई राज्य की, और एक किसकी होती है, समवर्ती की होती है। समवर्ती का मतलब क्या, आप समझते हैं। संघ का मतलब जिन पर जो नियम बनाएगा ना, केंद्र सरकार नियम बनाएगी, तो उन सूची को क्या कहते हैं, संघ सूची कहते हैं। राज्य सूची जिन कानून पर या राज्य के अंदर जो भी कानून बनेंगे ना, जिससे राज्य के अंदर कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, वो क्या है, राज्य सूची के। और समवर्ती सूची का मतलब होता है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर ना नियम बनाती है ना, उसी को क्या कहते हैं मेरे भाई, समवर्ती सूची कहते हैं। अब समझते हैं कि 8वीं अनुसूची के बारे में बताया कि भारतीय भाषाएं, कि भारतीय भाषाएं कौन कौन सी हैं, किसको भारतीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। आपसे इनमें से आगे टॉपिक में आपको पढ़ेंगे, इनको डिटेल से पढ़ेंगे, तो अभी शॉर्ट में क्लासेस को करते हुए चलते हैं। उसके बाद ये आता है 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। ये क्या है, संविधान बनने के बाद इनको क्या करा गया, जोड़ा गया। जैसे आपने सुना होगा जो 9वीं अनुसूची है, ये क्या है, भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। कहने का मतलब जमींदारी प्रथा नहीं होनी चाहिए। जब पहले आपने देखा होगा, अब गांव में क्या थे, जमींदार थे, उनको एक जमींदार का नाम दे दिया जाता था, लेकिन उन जमींदारों को हटाने के लिए ये अनुसूची कौन सी लाई गई, आपके पास 9वीं अनुसूची लाई गई। अब आता है 10वीं अनुसूची, दल बदल कानून। दल बदल कानून क्या है, दल बदल कानून आप जानते हैं कि मान लेते हैं मैं हूं या आप हैं, अब मान लेते हैं सोहित है, सोहित क्या कर रहा है कि एक पार्टी को करके दूसरी पार्टी में जा रहा है, तो किस आधार पर उसकी क्या होगा, दल बदल में परिवर्तित किया जाएगा कि ये दल बदल रहा है, तो इस आधार पर जो भी नियम बनाए जाएंगे, तो वो कौन से हैं, आपके पास 10वीं अनुसूची है। और समझते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई होगा, जो कि पंचायती राज के बारे में है। हर बार आपसे पंचायती राज से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब समझते हैं 12वीं अनुसूची। और जो 12वीं अनुसूची है मेरे भाई, नगर पालिका। नगर पालिका आप जानते हैं, नगर पालिका जैसे शहर है, शहर के बारे में नगर पंचायत क्या है, नगर पालिका क्या है, इनसे रिलेटेड जो भी नियम्स है ना, वो किस में कहा गया है, आपकी 12वीं अनुसूची में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, आ रहा है ना समझ में सभी को। अब एक मिनट ही समझते, अनुसूची मैं मानता हूं कि आपके ये बेसिक है। बेसिक का मतलब संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, भाग क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, क्लॉज क्या होती हैं, सब क्लॉज क्या होते हैं, ये आपको समझते हैं। अब समझते हैं कि प्रत्येक देश को आखिर संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, भारत की जरूरत क्यों पड़ी। आपने देखा होगा 1947 के बाद भारत का शासन कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, इसके बारे में एक संविधान की जरूरत तो पड़ेगी। तो अब समझते हैं कि संविधान बनाने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं हमें कोई नियम बनाना है, मान लेते हैं ऐसे आपको ये इंस्टीट्यूट ही चलाना है। इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए आप क्या करेंगे, एक कानून बनाएंगे ना, एक रूल्स बनाएंगे। अब रूल्स कैसे कैसे होने चाहिए, टीचर को कितने बजे आना है, स्टूडेंट और टीचर के बीच कैसा व्यवहार होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्या है। अब मान लेते हैं भारत की जनता और सरकार के बीच कैसा व्यवहार होना चाहिए, तो उसके लिए एक संविधान की जरूरत होगी। अब संविधान को बनाएगा कौन, अब ऐसा तो नहीं है भगवान बनाने आएंगे, तो उनको तो लोग ही बनाएंगे। तो अब कौन लोग बनाए, तो उसके लिए कोई ना कोई की तो सभा होनी चाहिए। अब जो सभा है ना, तो सबसे पहले सभा की मांग कब हुई, किसने की, कब की, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंटों को जानते हैं। अब समझते हैं संविधान सभा की मांग। अभी बताया था संविधान बनाने के लिए क्या चाहिए, संविधान लोग होने चाहिए, मांग की गई। सबसे पहले संविधान के लिए मांग जो की थी, तिलक द्वारा विचार रखा गया था। कब रखा गया था मेरे भाई,
1895 ईस्वी द्वारा यानी कि तिलक द्वारा एक विचार रखा गया कि संविधान सभा होनी चाहिए। उसके बाद 1922 ईस्वी में हमारे महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा होना चाहिए, अन्यथा कोई देश नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जो संविधान बनेगा ना, भारत के लोग ही बनाएंगे, बल्कि इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या आता है, एक आपने रिपोर्ट भी सुनी होगी बहुत ज्यादा, नेहरू रिपोर्ट, जिसमें 1928 है, और 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। इसमें भी हमारे संविधान सभा के बारे में बात की गई थी। लेकिन वास्तविकता कब से की जाती है? आपने नाम सुना होगा 1934 ईस्वी में एम एन रॉय का नाम सुना होगा। अब एम एन रॉय ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की गई थी कि आपसे कई बार पेपर में पूछा गया है कि संविधान सभा की मांग किसने की, तो किसने की थी मेरे भाई? एम एन रॉय ने संविधान सभा की मांग की थी। अब इसको आधिकारिक रूप से कब बनाया गया? अब मान लेते हैं मांग तो आप लोग भी कर रहे हैं, आपने बोला कि सर क्लास का टाइमिंग चेंज कर दो, अब आपने मांग कर ली, लेकिन अब इस मांग को कब माना जाएगा, कौन मानेगा? तो ये ऑफिशियली रूप से होना चाहिए ना कि कब मानेगा, कौन मानेगा। तो अब क्या हुआ, 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे क्या दे दिया, एक ऑफिशियली रूप दे दिया कि अब हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑफिशियल रूप से इसको मान्यता दे दी 1935 ईस्वी में कि संविधान सभा होनी चाहिए। अब समझते हैं, अब यहीं पर 1938 ठीक 3 साल बाद आपने नेहरू जी का नाम सुना ही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि इसमें क्या करा, स्वतंत्र, उन्होंने बोला कि स्वतंत्र भारत का निर्माण वैश्विक मताधिकार के आधार पर होना चाहिए और इसमें क्या नहीं होना चाहिए, बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब संविधान सभा को जो चुनेंगे ना, तो उसको क्या है, एक मताधिकार होना, जैसे आप वोटिंग डालते ना, वोटिंग के आधार पर आप क्या चुन लो, संविधान सभा को चुन लो। इस संविधान सभा के द्वारा क्या होगा कि आपके पास संविधान सभा बनाई जाएगी। आगे समझते हैं। अब अगस्त प्रस्ताव, अब संविधान सभा, क्योंकि हम क्या थे, उपनिवेश थे, अब उपनिवेश हैं तो अब समझेंगे कि खुद तो बना नहीं सकते, अब किसी के अधीन काम कर रहे हैं, तो अब ब्रिटिश सरकार द्वारा भी तो इसको मान्यता दी जानी चाहिए कि आपके पास संविधान सभा थी। तो हुआ क्या, 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से इस प्रस्ताव को क्या कर लिया गया मेरे भाई, स्वीकार कर लिया गया, जिसे नाम दिया गया अगस्त प्रस्ताव। जैसे कि संविधान सभा को ब्रिटिश सरकार ने क्या कर लिया, मान्यता दे दी। इसमें पॉइंट को देखेंगे, संविधान सभा की मांग ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या कर ली, स्वीकार कर ली। और इसका निर्णय क्या था, इसमें एक निर्णय दिया गया कि युद्ध के बाद भारतीय संविधान निर्माण की रूपरेखा तैयार करेंगे, यानी कि जितने भी भारतीय हैं ना, भारतीय लोग क्या करेंगे, अपने संविधान की रूपरेखा को तैयार करेंगे, कैसे कैसे संविधान बनना है। अब हुआ क्या, उसी के बाद आपने देखेंगे ये अगस्त प्रस्ताव था, और उसके बाद आता है क्रिस्प प्रस्ताव। क्रिस्प प्रस्ताव कब आया, पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो कब आया था, 1942 में। और इसके अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष का मतलब मेरे भाई क्या होते हैं, इसका मेन मुखिया कौन था, तो आपने नाम सुना होगा, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे इसके मेन मुखिया, जो थे कौन थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। और इसको क्या, इसे लाना नहीं चाहते थे, उनको सीधा सीधा था कि आपने देखा होगा द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में आप अच्छे से जानते हैं मेरे भाई। तो अब द्वितीय विश्व युद्ध क्या होता, जो सेकंड युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेके 1944-45 तक हुआ था। अब इसमें क्या, इस युद्ध में कि यदि भारतीयों को हम एक लॉलीपॉप दे दें या इस तरह से बोल दें कि हम आपका सहयोग करेंगे, उसकी गंभीरता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने यह बोला कि आप ठीक है, आप अपना संविधान बनाओ, लेकिन अब मुस्लिम लीग ने इस क्रिस्प प्रस्ताव को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। क्यों कर दिया, जो मुस्लिम लीग थी ना, मुस्लिम लीग ये मानना चाहती थी कि हमको ना एक अलग राज्य होना चाहिए, अलग देश होना चाहिए। मुस्लिम लीग को मानना ये था कि हमें अपने एक मुस्लिम प्रांत होना चाहिए और हिंदुओं के लिए अलग प्रस्ताव होना चाहिए। इसीलिए मुस्लिम लीग ने इसको क्या कर दिया, क्रिस्प प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्रिस्प प्रस्ताव की मीटिंग्स को। अब जो क्रिस्प प्रस्ताव था, इसमें मुस्लिम लीग ने बोला कि दो क्या होनी चाहिए, दो सभा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, दो सभा होनी चाहिए। दो सभा का मतलब एक मुस्लिम लोगों के लिए, एक हिंदू लोगों के लिए। लेकिन क्रिस्प प्रस्ताव वालों ने ये दो सभा वाली बातें थी, इसको स्वीकार नहीं किया। ठीक है ना, आ रहा समझ में? आप समझते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, इसी के बाद अब आता है कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन आप जानते हैं, तो कैबिनेट मिशन कितने साल बाद आया था, 4 साल बाद, यानी कि 1946 को। अब इसमें कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। कई बार आपके यूपी पीसीएस में, दिल्ली पुलिस में कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्रिस्प प्रस्ताव के अध्यक्ष कौन थे या कितने सदस्य थे, तो आप देखेंगे 3 सदस्य थे। कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और एबी थे। ठीक है ना, अब ये लोग आए, अब इन्होंने क्या करा, अब
ये जो भारत पहुंचे थे 24 मार्च को ये भारत पहुंचते हैं और अपने मार्च के बाद मई में 16 मई को ये अपनी योजना को क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं, बताते हैं कि भारत वाले लोगों को हम ये इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आपको संविधान बनाने की अनुमति देते हैं। अब होता क्या है, अब जो जैसे कि आपने अभी तक मैंने आपको पढ़ाया कि जो क्रिस मिशन था उसमें क्या थे, मुस्लिम लीग ने क्या बोली को हमको अपने मुस्लिम देश के लिए यानी कि जो अपने देश के या अपने लोगों के लिए अलग संविधान चाहिए और अपना अलग देश चाहिए। लेकिन कैबिनेट मिशन ने इसको मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। बोलेंगे ठीक है हम आपको दो तो देश करेंगे नहीं, आपको क्या करेंगे, एक ही देश करेंगे। इस आधार पर क्या करा तो कहा, लेकिन इसको माना नहीं लीग ने, इसको सॉरी कैबिनेट मिशन ने इसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन कैबिनेट मिशन ने लीग को कुछ हद तक ऐसी सुविधाएं दी, ऐसी बातें कही कि उससे क्या हुआ कि मुस्लिम लीग मानने को राजी हो गई थी। आप समझते हैं आगे। संविधान सभा का गठन। अब जो संविधान है, संविधान सभा का गठन कैसे हो कि अब समझते हैं कि संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे। जैसे आप लोग हैं, जैसे गांव में क्या होती है, पंचायत होती है। अब पंचायत में क्या होता है, कुछ लोग सोते हैं, कुछ बुजुर्ग सोते हैं, तो उनमें से क्या थे, तो देखेंगे संविधान सभा में कुल कितने लोग थे, 389 सदस्य थे, 389 थे। अब इसको दो तरह से देखे जाएंगे। अब जैसे आप भारत देखेंगे तो भारत की स्थिति को, अब पूरे भारत पर तो ब्रिटिश सरकार का कब्जा नहीं था या अधिकार नहीं था। इसमें क्या थे, कुछ रियासतें यानी कि छोटी छोटी रियासतें थीं जिन पर रियासतों का अधिकार था, कुछ पर क्या था, ब्रिटिश सरकार का उपनिवेश था। तो इसने क्या करा कि जो इसने बोला कि जैसे ये वाला क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र पर अब मान लेते हैं ये जो हैदराबाद का क्षेत्र हुआ, जूनागढ़ का क्षेत्र हुआ और ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र हुआ, ये क्या थी, रियासतें थी। इन रियासतों से प्लस जिस पर ब्रिटिश सरकार का क्षेत्र है उनसे अलग अलग व्यक्तियों को क्या करा था, चुनाव करने के लिए बातें की, जिसमें से 296 ब्रिटिश सरकार भारत से, ब्रिटिश भारत से मतलब जहां भारत यानी कि ब्रिटिश सरकार का क्या था, राज था, तो वहां से 296 लोगों को चुना गया। लेकिन देसी रियासत से कितने लोगों को चुना गया था, 93। जैसे अभी मैंने आपको बताया था देसी रियासत, जैसे कश्मीर की रियासत हुई, हैदराबाद की रियासत हुई, जूनागढ़ की रियासत हुई, इन रियासतों से 93 लोगों को चुना गया। अब 296 में भी आपको डिवाइड कर दिया, जैसे आप समझेंगे 296 जिन पर ब्रिटिश क्षेत्र का कब्जा था। अब 296 से 292 लोग अलग क्षेत्र से, और जो थे चार क्षेत्र आयुक्त से क्या करे गए थे, चुने गए थे। जैसे ये मद्रास से थे, बम्बे से थे, संयुक्त प्रांत और बंगाल आदि से। और जो चार का चयन जो हुआ था, कहां से हुआ था, दिल्ली से, अजमेर से, कुर्ग था और ब्रिटिश बलूचिस्तान से इनको चुना गया। आगे बढ़ते हैं। देखेंगे अगला पॉइंट, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को सीटों का निर्धारण तीन प्रमुख समुदाय के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया। जैसे कि आपने देखा गांव का भी पंचायत होता है ना, तो अलग अलग सीटों का बंटवारा किया जाता है, महिलाओं को अलग मिलती है, एससी में सीटें अलग आती हैं, ओबीसी में सीटें अलग आती हैं। तो इन्होंने क्या करा, तीन समुदाय में डिवाइड कर दिया। पहला था मुस्लिम क्षेत्रों के लिए यानी कि मुस्लिम क्षेत्रों के लिए, और दूसरा किस क्या था, सिख था। और सामान्य में कौन आए, सामान्य में मुस्लिम को और मेरे भाई और सिख को छोड़कर ये सभी लोग किस में आ गए थे, सामान्य में आ गए। अब उसके बाद प्रत्येक 10 लाख पर एक सीट निर्धारण की कि जहां 10 लाख लोग निर्वाचित होंगे यानी कि 10 लाख लोग होंगे ना, वहां पर एक सीट बना दी गई। उसके बाद संविधान सभा का चुनाव जो हुआ था कि संविधान सभा के लिए एक चुनाव हुआ जो कि 1946 में हुआ, और ब्रिटिश सरकार के लिए 200 कितने सीटों पर हुआ था, 296 में, जिसमें से सीटें कितनी किस किस को प्राप्त हुई, तो देखेंगे कि कांग्रेस उस समय एक अलग पार्टी थी, तो कांग्रेस को कितनी होती है मेरे भाई, 208 सीट कांग्रेस को होती हैं। और मुस्लिम लोग के लिए कितनी सीट दी गई, 73 सीट, और छोटे समूह और सदस्यों के लिए 15 सीट दी गई। और यहीं पर एक पॉइंट कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्या महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे, अध्यक्ष थे, तो जो महात्मा गांधी थे संविधान सभा के क्या नहीं थे, सदस्य नहीं थे। आगे पढ़ते हैं, नोट को देख लेंगे एक बार। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी गई और आंशिक रूप से नामांकित की गई एक निकाय थी। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संविधान आंशिक रूप से चुनी गई या आंशिक रूप से नामांकित की गई, यानी कि इसको नामांकन द्वारा लिया गया या चुना गया, तो दोनों थी। कुछ चुनी गई थी और किसी को क्या कर लिया था, नॉमिनेट कर लिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखेंगे पहले सदस्य कितने थे, 389, 389, और ब्रिटिश से कितने थे, 296, देशी रियासत से कितने थे, 93 थे। माउंट योजना की बात कितने आए, 299, और ब्रिटिश से 229, इससे 70 आए थे। अब संविधान सभा के कार्य क्या है। संविधान सभा के दो तरह से कार्य देखा जाता है। एक होता है विधायिका। विधायिका का मतलब क्या होता है, जैसे एक संसद होती है, संसद का जो रूप होता है ना वो क्या होता है, विधायिका का होता है। इसके जो अध्यक्ष थे जी बी मावलकर थे। एक होता है संविधान का निर्माण, दूसरा काम क्या था संविधान सभा का, एक संविधान का निर्माण कैसे किया जाए, कैसे कैसे संविधान बनेगा, उससे रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी ये इसमें संविधान सभा के दो कार्यों में विभाजित कर दिया था। अब सबसे पहले समझते हैं संविधान सभा के लिए। अब संविधान सभा के लिए हो गया, अब इनके लिए चुनाव होगा या बैठक होगी। तो सबसे पहले संविधान सभा की पहली बैठक होती है, प्रथम बैठक। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। अब इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि ये क्या थे, अस्थायी रूप थे। अस्थायी जैसे कि आपने देखा होगा कि आज भी गांव में जब पंचायत होती है तो पंचायत में क्या होता है, सबसे जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो बुजुर्ग लोग उसको क्या बना दिए जाते हैं, उनके अध्यक्ष बना दिए जाते हैं, यानी कि जिन्हें बोलते हैं पंच बना दिए जाते हैं। यानी कि 5 पंच होते हैं, उनमें सबसे जो बुजुर्ग बुजुर्ग होते हैं तो उनको बना दिया जाता है। तो इसमें जो संविधान की जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 में, तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे, तो ये नॉर्मली जो सबसे बुजुर्ग थे उनको क्या कर लिया, बना लिया गया। ये जो आज भी क्या होता है, फ्रांस, आपने देश का नाम सुना ही होगा, ये फ्रांस के तर्ज के आधार पर बनाया जाता है। जैसे आज फ्रांस में क्या था, फ्रांस के तर्ज के आधार पर इसको क्या कर दिया गया, बना दिया गया। उसके बाद ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की क्या होती है मेरे भाई, सेकंड बैठक होती है। संविधान सभा की सेकंड बैठक क्या होती है, संविधान सभा की सेकंड बैठक। जैसे अध्यक्ष, इसमें जो अध्यक्ष थे वो क्या थे, अस्थायी थे, और इसमें जो अध्यक्ष बनाए गए मेरे भाई, अध्यक्ष क्या बनाए गए, स्थायी बनाए गए, परमानेंट। इनका क्या हुआ था, चुनाव हुआ, या ऐसे कह सकते हैं इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अब जैसे आज अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के बाद मान लेते हैं कभी कभी क्या होता है, अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता, उनकी जगह कौन बनना चाहिए। जैसे आपने क्लास देखी होगी तो क्लास में क्या होते हैं, मॉनिटर होते हैं, जब मॉनिटर नहीं होता तो उप मॉनिटर होता है। तो इसके जो उपाध्यक्ष, इनको 2 लोगों को क्या कर दिया, 2 उपाध्यक्ष बना दिए गए, जिसमें से एच.सी. मुखर्जी थे और बी.टी. कृष्णामाचारी थे, इनको क्या बना दिए गए, उसके उपाध्यक्ष बना दिए गए। और इसमें जो महिलाएं थी, 15 महिलाओं ने क्या लिया था, भाग लिया था। ये पिछली बार दिल्ली पुलिस में पूछा भी गया है कि संविधान सभा में कितनी महिलाओं ने भाग लिया, तो 15 महिलाओं ने भाग लिया था। आपसे पूछे निम्नलिखित में से बताइए कि किसने नहीं भाग लिया, तो ये 2 व्यक्ति थे, एक नारायण थे और तेज बहादुर थे। इन दोनों ने क्या नहीं लिया था, भाग नहीं लिया था। जैसे ये रही संविधान सभा की बैठकें। अब देखेंगे इसके कुछ दिन बाद, यानी कि हर 2-2 दिन के गैप पर, इसके ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को तृतीय बैठक होती है। और इस तृतीय बैठक में एक प्रस्ताव पास होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या लाते हैं, एक प्रस्ताव लाते हैं, जिस प्रस्ताव को बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के क्या बनती है, उद्देशिका बनती है। और ये उद्देशिका है, उद्देशिका को ही क्या बोलते हैं मेरे भाई, प्रस्तावना बोलते हैं। ठीक है ना। अब इसी प्रस्तावना को, और ये जो प्रस्तावना था, इसमें सिर्फ उस समय, जिस समय 13 दिसंबर था, तो इसमें सिर्फ कितने अनुच्छेद थे, यानी कि थर्ड बैठक कब हुई थी, अभी मैंने बताया था 13 दिसंबर 1946 को। अब इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू एक प्रस्ताव लाते हैं जिसे बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। और यही उद्देश्य प्रस्ताव मेरे भाई आगे चल के क्या बनती है, प्रस्तावना बनती है, उद्देशिका बनती है। अब इस उद्देशिका जब बनती है तो इसमें सिर्फ उस समय केवल 8 आर्टिकल थे। कितने थे, 8 आर्टिकल थे या 8 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे, 8 अनुच्छेद थे। और इसको जो ये उद्देशिका थी या प्रस्तावना जो बनी, इसको 22 जनवरी
1947 ईस्वी में। कब? 22 जनवरी 1947 में सर्वसम्मति द्वारा यानी कि सभी लोगों द्वारा इसको क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कुछ फैक्चुअल डाटा पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। तो जो राष्ट्रीय ध्वज था, राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को क्या कर लिया गया? राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया। आपने सुना ही होगा, राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारा तिरंगा है, तिरंगा को कब अपनाया गया? यानी कि 22 जुलाई 1947 को। अब आता है कि जो प्रारूप समिति है जिसे बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। अब जो ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि संविधान कैसे बनेगा, क्या क्या उसकी रूपरेखा होनी चाहिए, तो इसका काम किसका था? ड्राफ्टिंग कमेटी का था। और ड्राफ्टिंग कमेटी में क्या थे मेरे भाई? इसको का जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 में हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। और इसमें 7 सदस्य थे जिसमें से 2 लोगों ने कुछ समय बाद, एक की मृत्यु हो जाती है और एक क्या करते हैं? त्याग पत्र देते हैं। जो मैक्सिमम काम किया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने करा। इसी कारण डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को क्या बोल दिया जाता है? संविधान सभा का या संविधान का जनक बोल दिया जाता है। आगे चलते हैं। 1949 में क्या हुआ? राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन यानी कि भारत सरकार ने 1949 में राष्ट्रमंडल की क्या कर ली? सत्ता यानी कि राष्ट्रमंडल को अपना लिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रमंडल को हमने अपना लिया तो फिर हम ब्रिटिश के क्या हो जाए? गुलाम हो जाए। तो हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? इसको छोड़ भी सकते हैं। और अपनी मर्जी से हमने क्या करा था? ग्रहण किया था। इसका मतलब सीधा सीधा ये नहीं है कि हम दोबारा से इसके अधीन हो जाएंगे। आगे देखेंगे। प्रस्तावना जो है अब 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या कर लिया गया? अंगीकृत कर लिया गया। और जब अंगीकृत क्या था उस समय सिर्फ कितने लोग उपस्थित थे? 284 सदस्य उस समय उपस्थित थे। उसके बाद आते हैं प्रस्तावना। मूल संविधान के बाद क्या होती है मेरे भाई? जोड़ी जाती है। जो प्रस्तावना थी ना, जब हमारा मूल संविधान हो गया उसके बाद प्रस्तावना को क्या करते हैं? जोड़ा जाता है। जो कि आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तो प्रस्तावना की होगी, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है? 26 नवंबर 1949 को नागरिकता चुनाव जैसे प्रावधान स्वतः लागू हो गए। कुछ प्रावधान ऐसे थे जिस समय आपके पास संविधान को क्या करिए? अगर अंगीकृत हो किया, उसी समय कुछ प्रावधान क्या हो जाते हैं? अपने आप ही स्वयं क्या हो जाते हैं? लागू हो जाते हैं। उसके बाद जो आपने देखा होगा इसमें बहुत सारी बैठक हुई और जिसमें से अंतिम बैठक थी। और जो अंतिम बैठक थी, अंतिम बैठक कब होती है मेरे भाई? 24 जनवरी 1950 को होती है। कब होती है? 1950 को होती है। 1950 को होती है। अब इस बैठक में क्या करा? कुछ बातों को अपना लिया गया, जैसे कि राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? यानी कि 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपना लिया। और इसी दिन जो आपके प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कर दिया गया? 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रपति के रूप में इनको चुन लिया गया। अब इनको चुन लिया गया। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि भैया या सर आप ये बताइए कि इनको क्या वोटिंग द्वारा चुना गया या अपने आप स्वतः चुन लिया गया? तो इनको पहले जब प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं तो इनमें कोई वोटिंग नहीं हुई, बल्कि इनको स्वयं क्या कर दिया जाता है? मनोनीत कर लिया जाता है। स्वयं इसको क्या कर लिया जाता है? इनको मनोनीत कर लिया जाता है। और जो सेकंड बार जब बनते हैं तो इनका क्या होता है? चुनाव होता है। और 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान पूरे भारत पर क्या हो जाता है मेरे भाई? लागू हो जाता है। आगे पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत। अब देखेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। आपने ये देखा होगा भारत का जो संविधान है ना, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। आखिर बड़ा क्यों है? क्योंकि जो हमारा संविधान लिया गया है ना, तो वो 60 देशों से लिया गया है। कितने देशों से लिया गया है मेरे भाई? 60 देशों से लिया गया। अब जैसे आप लोग हैं, आप लोगों में मान लेते हैं आप 10 लोग हैं। अब 10 लोगों में से क्या है? 500 लोग हैं। अब 500 लोगों में कुछ बातों को, किसी की कुछ बातें अच्छी हैं, किसी की कुछ बातें अच्छी हैं, तो उनको सबसे अच्छी अच्छी बातों को क्या ले लिया गया? भारतीय संविधान में ले लिया। और इसी कारण भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान बन जाता है। देखते हैं आगे इस पॉइंट्स में कि आपने ये भी सुना होगा भारत का जो संविधान है ना, मैक्सिमम जो इसका पोर्शन लिया गया है 1935 के अधिनियम से लिया गया है। देखते हैं कि 1935 के अधिनियम से
क्या लिया गया है? 1935 के अधिनियम से संघात्मक तंत्रीय व्यवस्था को लिया गया है, न्यायपालिका की शक्ति ली गई है, जो लोकसभा है, लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग को भी कहां से लिया गया है? 1935 के अधिनियम से लिया गया है। आपातकालीन प्रावधान को भी लिया गया है, राज्यपाल का कार्यालय लिया गया है, राजनीतिक का आधारभूत ढांचा यानी कि पॉलिटिकल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर भी कहां से लिया गया है मेरे भाई? 1935 के अधिनियम से। और प्रशासनिक वितरण यानी कि प्रशासन का कैसे कैसे वितरण होगा, ये सभी कहां से लिए गए हैं? 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। अब समझते हैं यूएसए के संविधान से क्या, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया। एक आपके पेपर में कभी कभी पूछ लेता है कि मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, तो मौलिक जो अधिकार या जो मूल अधिकार हैं तो वो कहां से लिए गए हैं? आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से। जो भाग आपने देखा होगा जो मूल अधिकार हैं तो किस में है? आपने देखा होगा भाग किस में है? 3 में है। और किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 12 से 35 तक है। मूल अधिकार के बारे में किस आर्टिकल है? 12 से 35 तक है। संविधान की सर्वोच्चता, कि हमारा जो संविधान है ना वो क्या होगा? सर्वोच्च होगा, इससे बड़ा संविधान से कुछ नहीं है। तो ये चीज कहां से ली गई? संयुक्त राज्य अमेरिका से। एक होता है न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत। न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत का मतलब होता है न्यायालय द्वारा कोई भी नियम दे दिया गया तो उसको दोबारा से क्या कर दिया जाता है कि उसके बारे में न्याय करने के लिए या उसके पुनर्विचार विचार के लिए क्या दे दिया जाता है? सिद्धांत दे दिया जाता है, यानी कि इस पर एक बार पुनर्विचार विचार किया जाए। तो ये बारे में कहां से ले? और लिखित संविधान, क्योंकि आप देख रहे हैं कि विश्व का जो सबसे पहले लिखित संविधान कहां का था? यूएसए का था, तो इसलिए यूएसए से ही क्या लिया जाता है? सबसे पहले लिखित संविधान। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका सभी जानते हैं, जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका ही क्या होती है? सर्वोच्च होती है। न्यायपालिका से बढ़कर कोई नहीं होता। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ही सर्वप्रमुख है। जैसे आप कभी जाते हैं तो मान लेते हैं आप पुलिस केस हो गया आप पर, और जब पुलिस केस हो गया तो सरकार ने यानी कि पुलिस ने नहीं सुनी, तो आपके पास एक अंतिम दरवाजा क्या होता है? न्यायपालिका होती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो न्यायपालिका है ना वो हमारी क्या है? सर्वोच्च है। उसके बाद आता है वित्तीय आपातकाल, यानी कि वित्तीय आपातकाल जर्मनी से लिया, लेकिन वित्तीय आपात जो है कहां से लिया गया है? आपके पास यूएसए से। जैसे उपराष्ट्रपति, उच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, यानी कि जो आपके पास सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है उसके जो न्यायाधीश हैं उन न्यायाधीशों को कैसे हटाएं, और ये जो प्रक्रिया हैं वो कहां से ली गई हैं? आपके यूएसए से। और निर्वाचित राष्ट्रपति उस पर महाभियोग, तो ये कहां से लिया गया है? आपके पास अमेरिका से लिया गया है। आप समझते हैं ब्रिटेन के संविधान से, क्योंकि आप देख रहे हैं ब्रिटेन के संविधान से पहला पॉइंट कि आपके पास संसाधनात्मक शासन प्रणाली। संसाधनात्मक शासन प्रणाली का मतलब है शासन क्या होना चाहिए, कैसे कैसे शासन चलना है। अब आता है एकल नागरिकता। अब वहीं पर समझते हैं, कई बार पूछ ली जाती है कि एकल नागरिकता क्या है। यानी कि जो नागरिकता होती है, आपने सुना होगा जो नागरिकता है, आपने किस में है नागरिकता? भाग 2 में है, और आर्टिकल किस में है? 5 से 11 में है। अब ये जो नागरिकता है, नागरिकता 2 टाइप की होती है। वैसे कभी कभी एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है तहरी नागरिकता, लेकिन सबसे पहले समझते हैं जो नागरिकता है, नागरिकता एकल नागरिकता क्या होती है, दोहरी नागरिकता क्या होती है। जैसे आपने देखा होगा जो अमेरिका है, अमेरिका को क्या बोला जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। कभी क्या अमेरिका कभी पढ़ते देखा? नहीं ना, संयुक्त राज्य अमेरिका पढ़ा, क्योंकि जो अमेरिका का संविधान बना था ना, क्योंकि जो अमेरिका था उस समय जब संविधान बना था 30 क्या थे? छोटे छोटे क्षेत्र थे। अब उन क्षेत्र थे तो उनके लिए क्या कर था? उन 30 क्षेत्रों के लिए क्या कर दिया गया? एक संविधान बना दिया, और इन 30 क्षेत्रों के लिए अपना अपना क्या हुआ? एक संविधान हुआ। तो कहने का मतलब इन 30 क्षेत्रों को अपने अपने क्षेत्र की क्या लेनी पड़ती थी? नागरिकता लेनी पड़ती थी। और एक क्या थी? पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका की क्या लेनी पड़ती है? नागरिकता लेनी पड़ती है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? दोहरी नागरिकता बोला जाता है। एकहरी नागरिकता का मतलब क्या होता है? जैसे एकल नागरिकता, भारतीय संविधान है, और भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान में जो नागरिकता, एकल नागरिकता। जैसे आपने देखा होगा भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मान लेते हैं आप दिल्ली के निवासी हैं। अब दिल्ली के निवासी हैं तो क्या आपको दिल्ली की स्पेशल नागरिकता लेनी पड़ती है? नहीं लेनी पड़ती। आपको नागरिकता किसकी लेनी पड़ती है? भारत की लेनी पड़ती है। तो ओनली किसकी नागरिकता होती है? भारत की नागरिकता होती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एकल नागरिकता बोला जाता है। उसके बाद आता है
मंत्रिमंडल प्रणाली, विधि निर्माण की प्रक्रिया। ये सब कहां से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से। अब समझते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया। ये कई बार पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, तो कहां से लिए गए हैं मेरे भाई? आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, जैसे आपने सुना होगा राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एक निर्वाचन होता है, निर्वाचन मंडल होता है, उस मंडल द्वारा क्या करते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इस चुनाव मंडल द्वारा ये कहां से ली गई है? आपके पास आयरलैंड से लिया गया है। अब राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को चुनता है। कितने लोगों को चुनता है? आपको 12 लोगों को मनोनीत करता है, चुनता नहीं, क्या करता है? मनोनीत करता है। जैसे आपने देखा होगा कला के क्षेत्र में किसी को साहित्य के क्षेत्र में नॉलेज होती है, किसी को विज्ञान के क्षेत्र में नॉलेज होती है, और किसी को समाज के क्षेत्र में कोई बड़ा काम करता है, तो राष्ट्रपति उनको क्या कर सकता है? चुन सकता है। तो ये किससे लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। अब आता है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो अभी आपको बताया था 13 अगस्त 1946 को क्या करा था? प्रस्तावना बनी थी। अब ये प्रस्तावना ली कहां से गई है? अमेरिका से ली गई है, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है, भाषा है, भाषा कहां से ली गई है मेरे भाई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है कि इसकी भाषा क्या होनी चाहिए। जैसे व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो संसद है, आप संसद का नाम सुना ही होगा, संसद के बारे में एक बार देख लेते हैं। जो संसद होता है, संसद को आप ऐसे समझ सकते हैं, जो संसद होता है, संसद को 3 पार्टों में डिवाइड करके देख सकते हैं। जो संसद होता है, संसद एक राष्ट्रपति और एक क्या होता है? लोकसभा, और एक क्या होता है? राज्यसभा। अब इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? संसद बनती है। और दोनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के बारे में जो प्रावधान लिए गए हैं, कहां से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। उसके बाद केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, जैसे आपके पास सेंटर का है और एक दिल्ली का है। अभी देखा होगा बहुत एक केस चला होगा, तो उसमें क्या था? दिल्ली की पावर्स अलग है और राज्य की पावर अलग होनी चाहिए, यूपी की पावर्स अलग होंगी और आपके पास केंद्र की पावर अलग होगी। उनकी शक्तियों का कौन कौन सी शक्ति राज्य को दी जाए, कौन सी शक्ति केंद्र को दी जाए, इसके बारे में जो बातें की गई हैं, तो ये कहां से ली गई हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और ये कभी कभी पूछ लिया जाता है समवर्ती का, जो समवर्ती सूची है उसका प्रावधान कहां से लिया गया है? तो कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अभी मैंने आपको बताया था समवर्ती सूची, यानी कि सूची 3 टाइप की पढ़ाई थी, जिसमें से मैंने बताया था एक होता है केंद्र सूची, एक राज्य सूची, एक क्या होता है? समवर्ती सूची। केंद्र सूची में मैंने आपको पढ़ाया था जो नियम या कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है, वो केंद्र सूची कहलाती है। राज्य सूची जिसमें राज्य सरकार क्या बनाती है? कानून बनाती है, तो वो क्या कहलाती है? राज्य सूची। और समवर्ती सूची का मतलब है जिसमें से कुछ प्रावधान राज्य सरकार के होते हैं, कुछ प्रावधान किसके होते हैं? केंद्र सरकार के प्रावधान होते हैं। ये जो प्रावधान है, ये समवर्ती सूची के बारे में जो प्रावधान लिया गया है, कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आगे पढ़ते हैं। अब कनाडा के संविधान से कौन कौन सा लिया गया है? सबसे पहले जो कनाडा का संविधान है, तो राज्यपाल की नियुक्ति, जैसे एक प्रत्येक राज्यपाल होता है, जैसे एक राज्य है, राज्य में क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। अब राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी? जैसे राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है, जैसे सेंटर में देखा जाए तो क्या होता है? राष्ट्रपति प्रमुख होता है। तो आप राज्य में देखेंगे तो प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। अब राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया कहां से ली गई है? आपके पास कनाडा के संविधान से ली गई है। और सशक्त केंद्र के संबंध में संघात्मक विशेषताएं, यानी कि संघात्मक चीजें क्या क्या होनी चाहिए। उसके बाद आता है उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्यायालय निर्वाचन, कि उच्चतम न्यायालय में जो है परामर्श न्यायालय से क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद आता है केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन भी कहां से लिया गया है मेरे भाई? कनाडा से लिया गया है। अब आगे देखते हैं अफ्रीका के संविधान से। जो अफ्रीका के संविधान से है ना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये आपसे पूछ लिया जाता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस संविधान से ली गई है? तो किससे ली गई है? दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। अब दक्षिण किस आर्टिकल में है? तो संविधान संशोधन किस में है मेरे भाई? आर्टिकल 368 में। तो संविधान संशोधन के बारे में किस में कहा गया है? आर्टिकल 368 में कहा गया है। राज्यसभा में सदनों का निर्वाचन किसमें है? दक्षिण अफ्रीका से कौन कौन से पॉइंट लिए गए? रूस के भारतीय संविधान के लिए मूल कर्तव्य लिए गए हैं, प्रस्तावना से संबंधित न्याय के आदर्श लिए गए। जैसे न्याय, कभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम प्रीवियस ईयर देखा होगा, तो उसमें आया था कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा न्याय नहीं है। तो अब जो न्याय होता है ना, न्याय 3 प्रकार का होता है। एक होता है सामाजिक स्तर पर, या आप ऐसे देख सकते हैं, पहला सामाजिक, दूसरा क्या होता है मेरे भाई? आर्थिक न्याय, और तीसरा क्या होता है आपके पास? राजनीतिक न्याय।
ये सभी प्रावधान किससे लिए गए हैं? आपके दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। पंचवर्षीय योजना, तो अब नीति आयोग से पहले क्या था? पंचवर्षीय योजना थी या योजना आयोग था। अब ये योजना आयोग या पंचवर्षीय योजना के बारे में जो प्रावधान लिया गया है, कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब देखेंगे जापान के संविधान से क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसको आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद फ्रांस के संविधान से क्या है? गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। तो इसका मतलब क्या? स्वतंत्रता कितने प्रकार की? अभी पेपर में पूछा गया है कि आपके भारतीय संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद समानता, प्रत्येक व्यक्ति, भारत का जो प्रत्येक लोग है वो क्या होगा? इक्वल होगा। किसी को ना तो बढ़ावा दिया जाएगा और ना ही किसी को छोटा माना जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि जो आपके पास एक, चाहे वो कोई पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, सबके लिए क्या होगी? इक्वलिटी रखी जाएगी। उसके बाद आता है बंधुत्व का आदर्श। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा। तो भाईचारे से रिलेटेड जो भी है तो कहां से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अब जो आता है कि जर्मनी के संविधान से क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आपातकालीन शक्तियां, तो आपने आपातकालीन शक्तियां जो ली गई है ना, तो वो कहां से ली गई है मेरे भाई? आपके पास जर्मनी के संविधान से। कि आपातकालीन के बारे में आपको पता ही होगा, कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियां, नहीं पता तो हम आगे की क्लास में इसको पढ़ेंगे। भारत का संवैधानिक क्रम या भारत का संवैधानिक विकास सबसे पहले क्या होता है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। फिर उसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का क्या होता है? चार्टर अधिनियम। उसके बाद 1853 का चार्टर अधिनियम। उसके बाद आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। उसके बाद आता है 1892 का, फिर 1909 का आता है। फिर उसके बाद क्या आता है? 1919 का। उसके बाद क्या आता है? 1935 का अधिनियम, जो कि भारत में सर्वाधिक जो स्रोत लिए गए हैं, कहां से लिए गए हैं? 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। उसके बाद आता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब समझते हैं संविधान की विशेषता क्या है, कि संविधान में कौन कौन सी विशेषताएं। सबसे पहले भारत का संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है। आपको बता दिया था कि भारत का संविधान का सबसे लिखित संविधान क्यों बोला जाता है, कि इसमें क्या थे? जिस समय बना था आर्टिकल 395 थे, भाग 22 थे, अनुसूची कितनी थी? 8 अनुसूची थी। तो इस आधार पर देखा जाए तो भारत का संविधान क्या है मेरे भाई? सबसे बड़ा संविधान है। उसके बाद आता है विभिन्न स्रोतों से विहित। विभिन्न स्रोतों से विहित का मतलब है कि भारत का जो संविधान है ना, 60 देशों से लिया गया है। आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भारत का संविधान कितने देशों से लिया गया है? 60 देशों से लिया गया है। उसके बाद आता है तीसरी विशेषता, नम्रता और अनम्रता का समन्वय। नम्रता का मतलब भारत का संविधान ना तो ज्यादा कठोर है, यानी कि भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही ज्यादा कठोर है, एक तरह का एक बैलेंस बना के रखा गया है। तीसरी, एकात्मकता की ओर झुकाव दिया है। सरकार की संसदीय रूप है, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है। एकीकृत वह न्याय स्वतंत्र न्यायपालिका है। मौलिक अधिकार दिए गए हैं। राज्य के क्या दिए गए मेरे भाई? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। अगला, यानी कि अगली विशेषता मौलिक कर्तव्य हैं। ये सब आगे की क्लास में पढ़ेंगे। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहने का मतलब है भारत में किसी एक राज्य को बढ़ावा नहीं देना। तो ये क्या है? उसकी एक मेन विशेषता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि सब व्यक्तियों को एक मताधिकार के आधार पर क्या होगा? प्रत्येक व्यक्ति को वोटिंग देने का अधिकार होगा। जिस समय भारत का संविधान बना था तो उस समय जो वोटिंग की आयु थी क्या थी? आपके पास 21 वर्ष थी, लेकिन एक संविधान संशोधन द्वारा इसकी आयु कितने कर दी गई? 18 वर्ष कर दी। एकल नागरिकता है, स्वतंत्र निकाय है, आपातकालीन प्रावधान है, त्रिस्तरीय सरकार है, सहकारी समितियां हैं और जनसत्तात्मक कानून है। आगे देखेंगे संविधान की समितियां। अब जब संविधान सभा ने अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग कार्य दे दिए गए, जिसमें से 8 बड़ी समितियां थी और कुछ छोटियां समिति थी। जैसे आपसे पूछ लेगा कि संघ
शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान जो समिति थी उसके जो अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपने नाम भी सुना होगा, जो जितनी भी रियासतें थी, रियासतों को विलय करने का जो काम किया था किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसी कारण इनको काम क्या दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासतों से संबंधित ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए। तो टोटल काम अंबेडकर यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक से संबंधित कौन थे? इससे संबंधित भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उपसमिति, इसके कौन थे? जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उपसमिति के कौन थे? एस.सी. मुखर्जी थे। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय और नागरिकता के लिए तदर्थ समिति, वरदाचार्य थे। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कई बार पूछा गया है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए एक समिति बनाई थी, जो कि उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। वित्त और कर्मचारी समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सदन समिति, फिर कार्य संचालन समिति, तो के एम मुंशी थे। संविधान सभा के कार्यों के लिए एक समिति कौन थे? मावलकर थे। और उसके बाद प्रारूप समिति की जांच के लिए एक समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। ये कभी कभी पूछ ली जाती है। प्रेस दीर्घा समिति, प्रेस दीर्घा समिति के जो अध्यक्ष थे उस्मानाथ सेन थे। अब समझते हैं भारत के संविधान से संबंधित जो संविधान को है सलाहकार कौन होगा, कि कौन कौन सी सलाह दी जाए। तो उसके लिए जो अध्यक्ष थे संविधान सभा के सलाहकार किनको बनाया गया? बी एन राव को बनाया गया। जो प्रतीक था वो कौन था? हाथी था। और जो सचिव बनाए गए एच बी आर को क्या बना दिया गया? संविधान सभा का सचिव बना दिया। और जो मुख्य प्रारूपकार थे कौन थे? एल एन मुखर्जी थे। और इसका जो लिखा गया था किसने लिखा गया था? प्रेम बिहारी नारायण ने। अब ये यूपी पुलिस में भी पूछा गया 2018 में कि इसको किसने लिखा? तो किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण ने। इसकी जो सजावट थी तो उसमें सजावट किसने की थी? मदन लाल बोस और राम मोहन सिन्हा ने इसकी क्या की थी? सजावट की थी। मिलते हैं कल की क्लास में।